हेलो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आपके चैनल ट्रिक टू एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज ये वर्णमाला का आपका पहला पार्ट लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे और आपको पूरी विस्तार से हिंदी हमारे चैनल ट्रिक टू एग्जाम में पढ़ाई जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा और आपके जितने भी प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे लिए क्या हैं ये आप नहीं समझते हैं, लेकिन आपसे ही हम लोग हैं। बस इतना ही कहेंगे कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सहयोग हमारे चैनल को और हमें मिलता रहे, इतनी हम आपसे कामना करते हैं। आज पहला चैप्टर लेके आए हैं वर्णमाला। पढ़ेंगे वर्णमाला को कि वर्णमाला है क्या। पहला है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, पहली बात हम इस चीज को समझें कि वर्णमाला है क्या। ठीक है, तो अगर आप देखो, मैं यहां पर लिख दूं कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे ऋषि, ए एड़ी, आई ऐनक, ओ ओखली, औ औरत, अंग व अह। अब आप यहां पर देख रहे होंगे जो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है। वो जो सीक्वेंस ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बिल्कुल क्रम से लिखा हुआ है। क्या कि छोटे आ के बाद बड़ा आ आता है, फिर बड़ा आ के बाद छोटी ई आती है, छोटी ई के बाद बड़ी ई आती है, फिर छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, रे ऋषि आता है, ए एड़ी, आई ऐनक, ओ ओखली, औ औरत, अंग अंगूर और अह। यानी आप देख रहे हैं ये एक निश्चित क्रम में लिखे हुए हैं। तो निश्चित क्रम में लिखा हुआ है और आपकी जो पूरी वर्णमाला लिखी हुई है वो एक निश्चित क्रम में ही लिखी हुई है। लिखी है कि नहीं लिखी है? तो बस क्या वर्णों का व्यवस्थित क्रम या निश्चित क्रम क्या कहलाएगा? आपका वर्णमाला कहलाता है। तो क्या होगी इसकी परिभाषा? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। समझ में आ गया? अब दूसरा प्रश्न है आपका कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, पहले वर्ण को समझते हैं, वर्ण है क्या। तो मैं बोलूं या पहले देख लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन ना किया जाए वो क्या कहलाएगी? आपकी वर्ण कहलाती। जो अखंडनीय है क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो क्या होगा आपका? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी, जिसका खंडन ना किया जाए। जिसका खंडन का मतलब, मैं अगर यहां पर देखूं, जैसे आप यहां पर छोटा आ आपने लिखा, क्या आप इस छोटे आ को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो ना, नहीं तोड़ सकते हो। मैंने यहां पर लिख दिया जैसे छोटी ई, क्या इस छोटी ई को आप तोड़ सकते हो? हाँ, नहीं तोड़ सकते हो। आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो।
जैसे मैंने लिख दिया का कबूतर का, तो आप इसको तोड़ सकते हो। हाँ, आप इसको तोड़ सकते हो। आपने बोला कै प्लस आ, तोड़ दिया क्या नहीं तोड़ा, टूट गया ना। लेकिन जो आपका छोटा आ है, छोटी ई है, ये क्या टूटा है? नहीं टूटा। बस भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन ना किया जाए वो क्या कहलाएगी? वर्ड कहलाएगी। क्या आप अब इस छोटे जो ये का कबूतर लिखा हुआ, क्या आप इसको तोड़ सकते हो? आप इसको नहीं तोड़ सकते हो। अब ये क्या बन गया? वर्ड बन गया। अब ये नहीं टूटेगा, अब ये नहीं टूटने वाला है। अगर आपको मैं लिख दूं चा चम्मच, आपने कह दिया क्या? च प्लस आ, ये टूट गया। लेकिन क्या आप इस जो चा को तोड़ सकते हो? आप नहीं तोड़ सकते हो। बस यही क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन ना किया जाए, जो अखंडनीय है, वो क्या कहलाएगी? आपकी वर्ड। आगे वर्ड के भेद कितने होते हैं मैं बता दूं। वर्ड के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपका हो जाएगा स्वर, और दूसरा आपका हो जाएगा व्यंजन। पहला हो जाएगा स्वर और दूसरा क्या हो जाएगा? आपका व्यंजन। तो ये क्या हो गए? आपके स्वर के भेद हो गए। ये क्या हो गए? स्वर के भेद। तो स्वर के भेद कितने होंगे? सॉरी, वर्ड के भेद कितने होंगे? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। मैं गलत बोल गया। वर्ड के भेद कितने होंगे? दो होंगे। कौन कौन से? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर। अब स्वर क्या है? स्वर वे पूर्ण ध्वनियां जिनके बोलने व लिखने में किसी की सहायता ना लेनी पड़े। कहने का मतलब, वे पूर्ण ध्वनियां जिनके बोलने व लिखने में किसी की सहायता ना लेनी पड़े, वो क्या कहलाती हैं? आपके स्वर कहलाती हैं। यानी जो स्वतंत्रता पूर्वक बोली जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे आप बोलो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंगा, कहीं क्या रुकावट आई? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंगा, रुकावट आई? नहीं आई। यानी क्या? जो स्वतंत्रता पूर्वक बोली जाती हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, वो क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाते हैं। दूसरी भाषा में वे पूर्ण ध्वनियां जिनके बोलने व लिखने में किसी की सहायता ना लेनी पड़े, वो क्या कहलाएंगे? आपके स्वर कहलाएंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे स्वर के भेद। स्वर के भेद की बात की गई है। स्वर के भेद क्या है? यहां पर मैं बता दूं, हिंदी में स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? हिंदी में स्वर के दो भेद होते हैं। अगर पूछा जाए बताइए हिंदी में स्वर के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा और दूसरा आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा आपका दीर्घ स्वर। अब सर ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो ह्रस्व स्वर क्या होता है मैं इसको समझा दूं। क्या? जिनका उच्चारण लघु होता है, लघु होता है। जिनका उच्चारण लघु होता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर दूसरे भाषा में बोलें, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, उसको हम क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो क्या जिनका उच्चारण लघु होता है व जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उनको हम क्या बोलेंगे? ह्रस्व। ठीक है, अब मैं बात करूं दीर्घ स्वर की। अब मैं बात करूं दीर्घ स्वर। यहां पे मैं बात करूं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होगा? बड़ा। तो क्या? जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे। क्या? जिसके उच्चारण में
ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। या जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उनको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। जैसे यहां पर मैंने लिखा कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दो गुना समय लगे, दो गुना समय लगे, उनको हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। फिर मैंने बताया जिसमें दो मात्राओं का समय लगे, जिसमें दो मात्राओं का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे, दो मात्राओं का समय लगे, उसे भी हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। समझ में आ गया? जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दो गुना समय लगे क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। और जिसमें दो मात्रा का समय लगे उसे क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। अब देखो कैसे, मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा ह्रस्व स्वर, मैं यहां पर लिखता हूं ह्रस्व, और मैंने यहां लिख दिया दीर्घ स्वर। मैंने लिखा पहला ह्रस्व स्वर और फिर लिखा आपका दीर्घ स्वर। अब इस चीज को देखना, मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर ऊपर सबसे पहले यहां पर लिख दिया मैंने छोटा आ, फिर यहां पर मैंने लिखा छोटी ई, फिर मैंने यहां पर लिख दिया छोटा ऊ। ठीक है, अब यहां पर अगर चीजों को देखो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला आ, ई, ऊ, तो कम समय किसमें लग रहा है? किसमें लग रहा है? पहले वाले में। आ अधिक समय लगा आ में, यानी जिसमें कम लगे वो क्या है? ह्रस्व, और जिसमें अधिक लगे वो दीर्घ। ई, तो ई कम समय लगा ह्रस्व, ई अधिक समय लगा दीर्घ स्वर। उ में कम समय लगा ह्रस्व, ऊ में अधिक समय लगा दीर्घ। यानी आप देख रहे हैं कि ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लग रहा है दीर्घ में, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो क्या है, जिसमें कम समय लगे उसको हम क्या बोलेंगे? ह्रस्व, और जिसमें अधिक समय लगे उसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। अब मैं अगर बात करूं यहां पर मात्राओं की बात की, क्योंकि स्वर की मात्रा है, स्वर की मात्राएं मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो आपकी ये स्वर की मात्रा है, स्वर की मात्रा, यहां पर मैंने स्वर लिखे हुए हैं और फिर यहां पर मैंने मात्रा लिखी हुई। जैसे ये देखो, छोटा बड़ा आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, रे, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ, इस तरीके से मैंने इनकी मात्रा लिखी है। अब मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपके दिमाग तक कैसे पहुंचे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं छोटी सी। जैसे यहां पर क्या है? बड़ा आ का डंडा, बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा है कि नहीं है? तो यहां पर आहा विसर्ग, तो यहां पर जो ये मात्राएं हैं ये क्या लगती है? पीछे लगती हैं। क्या लगती हैं? पीछे लगती हैं। जैसे मैंने बोला आम, में देखो ये आ का आया, ये पीछे लगा कि नहीं लगा? फिर मैंने बोला मीरा, अब देखो बड़ी ई की मात्रा भी पीछे लगी और बड़ा आ का डंडा भी पीछे लगा कि नहीं लगा? ठीक है, फिर जैसे मैंने यहां पर लिख दिया लोके, देखो ओ की मात्रा पीछे आई कि नहीं आई? मैंने फिर आपका जैसे यहां पर लिख दिया, क्या नाम कहना चाहिए आपका? निहि स्वार्थ। ठीक है, निहि स्वार्थ।
अब देखो नी पीछे आया कि नहीं आया, आया। तो जो आपकी मात्राएं हैं ये वाली वो कहां लगेंगी, पीछे लगती हैं। फिर आप दूसरे नंबर पर मैंने देखो जो आपकी मात्रा लगी हुई है ये छोटी ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा कहां लगेगी, मात्रा वर्ड के पहले लगती है। क्या, वर्ड के पहले। जैसे मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर मैं लिख दूं कि नियम, नियम, ठीक है। अब देखो जो छोटी ए की ये मात्रा है, ये मात्रा वर्ड के पहले लगी है कि नहीं लगी है, लगी है, लगी है ना, नियम है। मैं कह दूं क्या नाम कहना चाहिए, नित्य, नित्य। अब देखो ये छोटी ए की मात्रा पहले लगी कि नहीं लगी, हाँ, तो छोटी ए की मात्रा वर्ड के पहले लगती है। इसके बाद आपके छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रेड सी की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रेड सी की ये मात्रा वर्ड के नीचे लगती हैं। कहां पर लगती हैं, वर्ड के नीचे लगती हैं। जैसे, जैसे मैं लिख दूं यहां पर, जैसे मैंने लिखा आपका फूल, लिखा फूल। अब देखो बड़े ऊ की जो मात्रा है वो नीचे लगी कि नहीं लगी, लगी। मैं कह दूं आपका मुल्क, मुल्क। अब देखो छोटे यू की मात्रा ये पहले लगी कि नहीं लगी, नीचे लगी कि नहीं लगी। फिर मैं बोलूं कृष्ण, मैंने लिखा कृष्ण। अब देखो कृष्ण, अब यहां पर देखो ये रा जो आया है वो नीचे आया है कि नहीं आया है, आया है। यानी जो ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे ऋषि की मात्रा है वो कहां लगेंगी, नीचे लगेंगी। कहां लगेंगी, नीचे लगेंगी। इसके बाद ए, आए और ये आपकी जो चांद बिंदी है ये मात्रा ऊपर लगती हैं। ये कहां लगती हैं, ऊपर लगती हैं। जैसे मैं यहां पर लिख दूं आपका मेला, मैंने लिखा मेला। देखो ऊपर लगी कि नहीं लगी, एक ही मात्रा जो ऊपर लगी कि नहीं लगी है। मैं बोलूं जैसे मोरम, मोरम। देखो औ की मात्रा लगी है आपकी ऊपर की नहीं लगी है, लगी है। मैं कह दूं आंख, मैंने बोला आंख, आंख। चंद बिंदी देखो ऊपर लगी है कि नहीं लगी है, लगी है ना। तो बस जो आपकी ये ए, आए और ये चंद बिंदी वाली जो मात्रा है ये कहां लगेगी, आपकी मात्रा ऊपर लगती है वर्ड की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं मूल स्वर और ह्रस्व स्वर की संख्या के विषय में। अभी मैंने वहां पर बात की थी कि स्वर के भेद दो बताए थे। हिंदी में स्वर के भेद होते हैं कौन कौन से, एक तो ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। फिर अब मूल स्वर भी उसी को कहते हैं और ह्रस्व स्वर भी इन्हीं को कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं उन्हीं को और दीर्घ स्वर भी उनको कहते हैं। अब इनकी संख्या की बात की है। अगर मैं बात करूं ह्रस्व स्वर या मूल स्वरों की संख्या ये कितनी हो जाएंगी, ये आपकी 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं। गुरु स्वर और दीर्घ स्वर इनकी संख्या आपकी 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन से, मैं बात करूं ह्रस्व स्वर की, ह्रस्व स्वर 4 कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे ऋषि। पूछा जाए बताइए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। पूछ दिया जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे ऋषि। ठीक है। अगर पूछिए जाए गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, आपसे पूछा जाएगा केवल दीर्घ स्वर के विषय में। दीर्घ स्वर की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो दीर्घ स्वर की संख्या मैंने 7 बताई है। कितनी बचाई है, 7। दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से हो जाएंगे, दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, अए, ओ और औ। ये आपके 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। ठीक है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 हो जाएगी। बात करेंगे
बात करता हूं अयोग्यवाह की। अयोग्यवाह की मैं बात करूं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह क्या है? अयोग्यवाह की मैं बात करूं जो आपके जो ना स्वर हैं, जो ना स्वर हैं और ना व्यंजन है, ना व्यंजन है, जो ना स्वर है ना व्यंजन है, उनको हम क्या बोलेंगे? आपके अयोग्यवाह बोलेंगे। जो ना स्वर हैं और ना व्यंजन हैं क्या कहलाते हैं? अयोग्यवाह कहलाते हैं। अब अयोग्यवाह नाम किसने दिया? जो अयोग्यवाह है नाम दिया है, नाम दिया किसने दिया है? किशोरी दास वाजपेयी ने। किसने दिया है? किशोरी दास वाजपेयी। ये अयोग्यवाह नाम किसने दिया? किशोरी दास वाजपेयी जी ने ये दिया हुआ है। अब अगर ये चीजें क्या है? अंग और आहा, अंग और आहा ये क्या है? आपके अयोग्यवाह हैं। जो ना स्वर हैं ना व्यंजन हैं उनको हम अयोग्यवाह कहते हैं। नाम दिया है किशोरी दास वाजपेयी को। और अंग आहा ये क्या है? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अयोग्यवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग्यवाह कहते हैं। उम्मीद है ये इतना आपको समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिए, आपका उत्तर दिया जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए, केवल अंग पूछ दिया जाए, केवल अंग, अगर केवल अंग पूछ दिया जाए तो वो अनुस्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वर। केवल अगर अंग पूछा जाए तो अनुस्वर हो जाएगा। और अगर आपसे आहा पूछ दिया जाए केवल अकेला तो वो विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। यहां तक किसी का कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अंग और आहा अगर साथ में आते हैं तो वो अयोग्यवाह। नाम किसने दिया है? किशोरी दास वाजपेयी ने। अयोग्यवाह कहते किसे हैं? जो ना स्वर है ना व्यंजन है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अयोग्यवाह कहते हैं। फिर इसके बाद क्या है? आपका अंग को केवल अंग अगर पूछा जाए तो अनुस्वार, आहा पूछ दिया जाए तो आपका विसर्ग हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है? अगर जो लोग बैठे हुए हैं और जो कह रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर जो थोड़ा सा भी स्ट्रेस में हैं कि आपके दोस्त आपसे कहते हैं कि आपसे ये लोग कहते हैं कि इनकी नौकरी लग गई है और आपसे हो पाया है, आपसे नहीं कर पाए हैं ये सारी चीज, तो एक बात सुन लेना, बहुत अच्छी बात। क्या? कि किसी ने कहा है कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। अरे आप मेहनत करोगे, आप सफल नहीं होगे तो आपको गिराने वाले हजारों मिलेंगे, हजारों मिलेंगे आपको गिराने वाले, उनसे आपको विचलित नहीं होना है। पत्थर का काम वही व्यक्ति कर रहे हैं, आपको गिराने का काम वही व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता जिस दिन ये सितारा चमकेगा खुद को तो रोशन करेगा, जाने कितने को रोशन कर देगा। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहता हूं। धन्यवाद। जय।